दोस्तों, खेत से कॉटन तोड़ना आसान है, लेकिन उसी से आपकी फेवरेट शर्ट बनाना, इसी जादू को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। किसी भी देश की असली तरक्की तब होती है जब वहाँ की फैक्ट्रीज धुआंधार काम करती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल रावत और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे मेड इन इंडिया का सपना सच हो रहा है, लेकिन साथ ही हम ये भी देखेंगे कि फैक्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि एग्जाम में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पर सवाल आना लगभग तय होता है। हम तरक्की और एनवायरनमेंट दोनों को साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जब हम रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे कि वुड जो कि एक रॉ मटेरियल है, उसे हमने प्रोसेस करके पेपर बना दिया। ऐसे ही शुगर केन जो कि एक रॉ मटेरियल है, उसे हमने प्रोसेस करके शुगर बना दिया। इसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इंडस्ट्रीज के द्वारा, इसलिए हम इन इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं और इसी कारण से ये सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता है दोस्तों कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो डेवलपमेंट की बैकबोन मानी जाती हैं। मतलब बिना इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट संभव नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे मैं आपको कुछ रीज़न देता हूँ। जैसे कि पहला रीज़न है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की मदद से लोगों को नए रोजगार मिलते हैं, जिससे कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ में भी काम करने लगते हैं। दूसरा है कि जब इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी जैसी समस्याएं भी सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए इंडिया में आज़ादी के बाद अलग अलग जगहों पर इंडस्ट्री सेटअप करने के पीछे भी मेजर रीज़न यही था कि इनकी मदद से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी समस्याओं को हटाकर रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम किया जा सके। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की मदद से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। मतलब जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उन्हें विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब प्रोडक्ट के बदले हमें पैसे मिलते हैं। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हम रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हाई वैल्यू गुड्स में। जैसे कि जो आलू पहले 20 रुपए के बिकते, हमने उन्हें प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू चिप्स में बदल दिया, जो कि अब महंगे बेचेंगे। यानी कि हमने उन्हें हाई वैल्यू गुड्स में बदल दिया। तो इससे क्या होता है, कंट्री प्रॉस्पर होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। तो ये थे इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग के या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के। आया समझ में? अब दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, जहाँ के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से एग्रीकल्चर पर फर्क पड़ेगा? अगर हाँ, तो कैसे? यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए ध्यान से देखना। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड काम करती हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंट होती हैं, जो कि ज़्यादातर उन्हें एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे कि ट्रैक्टर्स, इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर्स, पीवीसी पाइप्स, टूल्स, ये सब फार्मर्स को इंडस्ट्रीज की मदद से ही मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से एग्रीकल्चर भी डेवलप हुआ है और प्रोडक्शन भी बढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रीज को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो इंडस्ट्रीज को 5 बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसमें 2 टाइप्स की इंडस्ट्रीज आती हैं। पहली, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल्स लिए जाते हैं, जैसे कॉटन, वुलन, जूट, रबर, शुगर केन, टी एक्सेट्रा। ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, टूल्स एक्सेट्रा ये इंडस्ट्रीज आती हैं। दूसरा तरीका है क्लासिफाई करने का अकॉर्डिंग टू मेन रोल। तो मेन रोल के अकॉर्डिंग भी इंडस्ट्रीज 2 टाइप की होती हैं। पहली, बेसिक और की इंडस्ट्रीज। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। इसमें स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जैसी इंडस्ट्रीज आती हैं।
दूसरी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट गुड प्रोड्यूस करती हैं। इसमें टूथपेस्ट, पेपर, फैंस, स्विंग मशीन्स एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज आती हैं। तीसरा तरीका है क्लासीफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर भी इंडस्ट्रीज दो टाइप्स की होती हैं। पहली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें मैक्सिमम 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। ये स्मॉल एरिया कवर करती हैं और इसमें एम्प्लॉय भी कम रहते हैं, मतलब स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल टॉय मेकिंग इंडस्ट्री। सेकंड है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। ये लार्ज एरिया कवर करती हैं और इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं, मतलब इसमें प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। चौथा तरीका है क्लासीफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पर 4 टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं। फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज होती है जिन्हें गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा ओन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल BHEL, SAIL एक्सेट्रा। सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। थर्ड है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज स्टेट गवर्नमेंट और किसी इंडिविजुअल के द्वारा जॉइंटली ऑपरेट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंडिया लिमिटेड। फोर्थ है कॉरपोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इस तरह की इंडस्ट्रीज को कॉर्पोरेट में आकर यानी कि कई लोग मिलकर ऑपरेट करते हैं, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र एंड कोकोनट बेस्ड इंडस्ट्रीज इन केरला। पांचवा तरीका है क्लासीफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो बल्क और वेट के बेसिस पर भी इंडस्ट्रीज दो टाइप की होती हैं। पहली हैवी इंडस्ट्रीज, जो कि हैवी रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हैं और हैवी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। दूसरी है लाइट इंडस्ट्रीज, जो कि लाइट रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं और लाइट गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज का। अब हम इन्हीं में से कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में जिनमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लिया जाता है, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमें केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में ही पढ़ना है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती है और उनसे कपड़े बनाती है। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। 14% कंट्रीब्यूशन अकेली टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती हैं। साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लगभग 35 मिलियन लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की मदद से हम फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कर पाते हैं, क्योंकि हम जो कपड़े प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। खास बात यह है दोस्तों कि इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खुद पर ही निर्भर हैं। उन्हें बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़ता, बल्कि सब हमारे देश में ही मिल जाता है और कपड़े बनाने की सारी प्रोसेस देश में ही कंप्लीट हो जाती है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हमें दो तरह की इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल। सबसे पहले हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मतलब वो इंडस्ट्रीज़ जिनमें कॉटन यानी कि रुई का इस्तेमाल करके कपड़े बनाए जाते हैं। दोस्तों 18 सेंचुरी से पहले हम हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम का इस्तेमाल करते थे बीबिंग करने के लिए, क्योंकि शुरुआती समय में हमारे पास बीबिंग के लिए कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन 18 सेंचुरी के बाद पावर लूम्स का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। आपको पता है इंडिया की सबसे पहली सक्सेसफुल कॉटन मिल 1854 में मुंबई में इस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद ये इंडस्ट्री धीरे धीरे पूरे इंडिया में फेमस हो गई। इंडिया में शुरुआती समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका मेन रीज़न ये था कि यहाँ रॉ मटेरियल्स आसानी से मिल जाते थे और मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लेबर और मॉइस्ट क्लाइमेट भी देखने को मिलता था, जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की वजह से फार्मर्स को और वर्कर्स को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि फार्मर्स से रॉ मटेरियल लिए जाते हैं और वर्कर्स को रोज़गार मिलता है। साथ में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो अदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे केमिकल एंड डाइंग, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, इनको भी सपोर्ट मिलता है। अब आप एक पॉइंट और समझो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जब रुई से धागा बनता है तो उसे हम स्पिनिंग कहते हैं, और धागे को बुन के जो कपड़ा बनाया जाता है उसे बीविंग कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो स्पिनिंग है वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में, लेकिन बीविंग डिसेंट्रलाइज्ड है ट्रेडिशनल स्किल्स की वजह से, इसलिए बीविंग देश की अलग अलग जगहों पर होती है अलग अलग तरीक़ों से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जूट टेक्सटाइल के बारे में। तो जूट के मामले में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं
और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं आफ्टर बांग्लादेश। मतलब हम जूट प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने के मामले में बांग्लादेश हमसे आगे है। देखो, बांग्लादेश जूट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इसलिए है क्योंकि पार्टीशन के समय पर इंडिया का ज़्यादातर जूट प्रोड्यूसिंग रीजन बांग्लादेश के हिस्से में चला गया था, इसलिए वो आज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का। इंडिया में ज़्यादातर जूट मिल लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास। इसके पीछे भी कारण है। पहला कारण तो ये है कि वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर है वो सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है। दूसरा, यहाँ सस्ता बाटर ट्रांसपोर्ट है। तीसरा, यहाँ अच्छा रेलवे नेटवर्क है। चौथा, पानी भी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। साथ में यहाँ चीप लेबर भी है। और तो और कोलकाता जो है, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, वो एक अर्बन सेंटर है, इसलिए वहाँ से अर्बन फैसिलिटीज़ भी आसानी से मिल जाती हैं। तो ये कुछ रीज़न है जो कि ये बताते हैं कि वेस्ट बंगाल में स्पेशली हुगली रिवर के पास जूट इंडस्ट्रीज़ क्यों ज़्यादा हैं। दोस्तों, सबसे पहली जूट मिल 1859 में कोलकाता के पास रिसरा में स्टैब्लिश की गई थी। तो ये तो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्पेशली गुड़ एंड खंडसारी की, तो इसमें इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। शुगर इंडस्ट्रीज हमेशा ऐसी जगह पर सेटअप की जाती है जहां शुगरकेन का प्रोडक्शन आसपास होता हो, क्योंकि शुगरकेन एक बल्की मटेरियल होता है। ऊपर से उसे हम थोड़े ज़्यादा टाइम तक रोक के नहीं रख सकते, क्योंकि कटने के बाद वो सूखने लगता है, मतलब उसमें सुक्रोज कंटेंट कम होने लगता है। इसलिए 60% मिल केवल यूपी और बिहार में सिचुएटेड है, क्योंकि वहाँ गन्ना अच्छा होता है। अब हाल ही में देखा गया है कि जो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ भी नंबर ऑफ शुगर मिल्स बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के गन्नों में हाई सुक्रोज कंटेंट पाया जाता है, और साथ में वहाँ का क्लाइमेट भी ठंडा है, जिस वजह से भी वो फेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं, जिस वजह से मिल्स शिफ्ट हो रहे हैं सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में। यहाँ तक हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में जिसमें मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ बेसिक इंडस्ट्रीज़ मानी जाती हैं या की इंडस्ट्री मानी जाती हैं, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज़ भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पर निर्भर होती हैं। किसी कंट्री में स्टील का प्रोडक्शन एंड कंजप्शन कितना है, इसी से ये डिसाइड किया जा सकता है कि वो कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप है। अगर ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन एंड कंजप्शन हो रहा है तो वो कंट्री ज़्यादा डेवलप है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो कंट्री कम डेवलप है। स्टील को बनाने के लिए 4:2:1 अमाउंट में आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन चाहिए होता है। दोस्तों, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री होती हैं, क्योंकि इन्हें हैवी और बल्कि मटेरियल से डील करना पड़ता है, इसलिए इनमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत हाई पड़ती है। ऐसे में इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज छोटा नागपुर रीजन में ही कंसंट्रेटेड हैं, क्योंकि वहाँ हाई ग्रेड का आयरन ओर पाया जाता है, जो कि सस्ता पड़ता है क्योंकि ज़्यादा लंबे तक ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता। साथ में छोटा नागपुर रीजन इसलिए भी फेवरेबल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ चीप लेबर भी मिल जाती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में ही अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ स्मेल्टिंग के थ्रू एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सेकेंड नंबर पर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम लाइट होता है वेट में, कोरोजन नहीं होता, गुड कंडक्टर होता है हीट का, मेलीबल होता है, साथ में ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है जब हम इसे किसी मेटल के साथ मिक्स करते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के चलते एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा यूज़ भी होता है एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने में और तार बनाने के लिए। खास बात यह है कि कई इंडस्ट्रीज़ ने तो स्टील, कॉपर, जिंक, लीड इनके सब्स्टिट्यूट के रूप में एल्यूमिनियम का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर ही है, ऊपर से हल्का है। अब एल्यूमिनियम बनता कैसे है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 4 से 6 टन बॉक्साइट से 2 टन एल्यूमिना बनता है, और फिर उसे प्रोसेस करके मात्र 1 टन एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इंडिया में सबसे ज़्यादा लोकेटेड हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। और तो और इन इंडस्ट्रीज़ को रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी की, साथ में सस्ते रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं। ये इन इंडस्ट्रीज़ की कंडीशंस होती हैं जब भी इनको सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। तो केमिकल इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्स इंडस्ट्री है,
केमिकल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दोनों के रूप में हो सकती हैं। केमिकल इंडस्ट्री खुद की ही लार्जेस्ट कंज्यूमर होती है, मतलब खुद के ही रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जैसे कि दो अलग अलग केमिकल से एक अलग केमिकल बना लिया, और फिर उस केमिकल से दूसरा केमिकल बना लिया, और फिर उस केमिकल से किसी और के साथ मिक्स करके कोई तीसरा केमिकल बना लिया। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में। इसीलिए केमिकल इंडस्ट्रीज खुद की ही कंज्यूमर होती हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज के दोनों ही सेक्टर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, एल्कलाइज, सोडा एस, कॉस्टिक सोडा। इनका इस्तेमाल किया जाता है गिलास, सोप, डिटर्जेंट और पेपर बनाने के लिए, और इनकी इंडस्ट्रीज पूरे देश भर में फैली रहती हैं। वहीं ऑर्गेनिक सेक्टर में आते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जिनका इस्तेमाल सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स बनाने में किया जाता है। ये इंडस्ट्रीज ज़्यादातर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोलियम प्लांट्स के पास लोकेटेड होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो केमिकल फर्टिलाइजर बनाती हैं। आज के समय में इंडिया में मोस्टली जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किए जाते हैं वो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिन्हें यूरिया भी बोलते हैं, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट, जिन्हें डीएपी भी बोलते हैं, और भी अदर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी देखने को मिलते हैं। तो जो फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं उन्होंने ये नाम ज़रूर सुने होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि पोटास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि पोटास को एज अ रॉ मटेरियल फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन पोटास हमारी कंट्री में इतनी अमाउंट में नहीं पाया जाता कि हम उसे इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर पाएँ। इसलिए हमें पोटास को विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। पहले हमें ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज मुश्किल से ही देखने को मिलती थी, लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आया है तब से इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स की डिमांड भी बढ़ी है। आज के समय में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमें गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। तो सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ही ज़रूरी होती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। बिल्डिंग, हाउसेस, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, इन सब को बनाने के लिए हमें सीमेंट चाहिए होती है, जो कि सीमेंट इंडस्ट्रीज से ही मिलती है। सीमेंट इंडस्ट्रीज को काफ़ी बल्की और हैवी मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। साथ में इन इंडस्ट्रीज को कोल, इलेक्ट्रिक पावर और हैवी ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होता है, जैसे कि रेलवे। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्रीज की बात करें तो फर्स्ट सीमेंट प्लांट चेन्नई में सेटअप किया गया था 1904 में, और आज के समय में सबसे ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्रीज हमें गुजरात और कोस्टल एरियाज में देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ से गल्फ कंट्रीज़ के साथ एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, मतलब यहाँ से सीमेंट को इन कंट्रीज़ में आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब गाड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमें व्हीकल्स प्रोवाइड करती है जिनसे क्विक ट्रांसपोर्ट हो सके गुड्स और पैसेंजर्स का। फॉर एग्जाम्पल ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा, इनका प्रोडक्शन आज हमारी इंडिया में अलग अलग सेंटर्स पर होता है। जब से लिबरलाइजेशन हुआ है तब से कार की डिमांड बढ़ी है, जिस वजह से इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ देखने को मिली है। आज के समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ कई बड़ी बड़ी सिटीज़ के आसपास स्टेब्लिश्ड हैं, जैसे कि दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर एक्सेट्रा। इस तरह की अलग अलग सिटीज़ में देखने को मिलती हैं। लास्ट हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में। तो ये इंडस्ट्रीज़ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को कवर करती हैं, जैसे कि ट्रांसमीटर, टीवी, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, रडार्स, कंप्यूटर्स और भी कई सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी। ये सब आईटी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ की मदद से ही मिलते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं। बेंगलुरु जो है वो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के रूप में इमर्ज हुआ है, मतलब एक तरीके से बेंगलुरु हब है आईटी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ का। इसलिए ज़्यादातर मेजर इंडस्ट्री बेंगलुरु में ही देखने को मिलती हैं। साथ में ये इंडस्ट्रीज़ मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई जैसी शहरों में भी देखने को मिलती हैं। इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। इंडिया में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंटिन्यूस ग्रोथ ने भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट की रोल प्ले किया है, जिससे इंडिया में आईटी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली है। तो यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हो तो चैन से सांस ले लो, क्योंकि हमने ये सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया है। अब हम चैप्टर के लास्ट फेज में आ गए हैं। अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। दोस्तों, हमें ये तो समझ में आ गया कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट तो कर रही हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। सबसे पहला कारण है एयर पॉल्यूशन। तो
तो एयर पॉल्यूशन होने के कई कारण हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से कई सारी अनडिज़ायरेबल गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती हैं। और तो और एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि डस्ट, स्प्रे, स्मोक किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। साथ में जो केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, ब्रिक क्लीनिंग्स, रिफाइनरी एंड स्मेल्टिंग, ये सब फैक्टर्स की वजह से भी काफ़ी स्मोक जनरेट होती है। तो इन सब से क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स, एनिमल एंड एटमॉस्फेयर पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा देखते हैं वाटर पॉल्यूशन को। तो वाटर पॉल्यूशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट और इफ्लुएंट की वजह से होती है। मेनली जो पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टेनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन इंडस्ट्रीज की वजह से सबसे ज़्यादा वाटर पॉल्यूट होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज कई सारे सब्सटेंस को पानी में डंप कर देती हैं, जैसे कि डाई, डिटर्जेंट, एसिड्स, सॉल्ट्स एंड हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, रबर, इन सबको सीधा पानी में डंप कर दिया जाता है, जिससे पानी खराब हो जाता है। साथ में फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, आयरन एंड स्टील स्लैग्स, ये भी मेजर सॉलिड वेस्ट होते हैं, जो कि फैक्ट्रीज से रिलीज होते हैं और वाटर बॉडीज को अफेक्ट करते हैं। तीसरा हम देखते हैं थर्मल पॉल्यूशन। तो थर्मल पॉल्यूशन होता है जब हॉट पॉल्यूटेड वाटर को पानी में डंप कर दिया जाता है। ज़्यादातर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं या जो वेपन बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें से ज़्यादातर इसी तरीके का हॉट पॉल्यूटेड वाटर निकलता है, जिसे रिवर्स या पॉन्ड में छोड़ दिया जाता है बिना उसे ठंडा किए। इससे सॉइल और वाटर पॉल्यूशन दोनों देखने को मिलती है, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट यानी कि एक रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन की वजह से इरिटेशन, एंगर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब नॉइस पॉल्यूशन होती किससे है? तो नॉइस पॉल्यूशन किसी भी चीज़ से हो सकती है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, ट्रैफिक हो, मशीन्स हो या शादियों में बजने वाला डीजे हो, किसी भी तरह से नॉइस पॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई प्रॉब्लम्स की, लेकिन अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि कैसे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तो इसके कुछ सजेशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हम इंडस्ट्रीज के हॉट एंड पॉल्यूटेड वाटर को रिवर्स और लेक्स में छोड़ने से पहले अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, हम उसी ट्रीटेड वाटर को रिसाइकिल करके रीयूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए। तीसरा, हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। चौथा, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी ऐसे कई सारे लीगल प्रोविजंस भी बनाए जाने चाहिए जिनसे ग्राउंड वाटर को रेगुलेट किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज अपनी मर्जी से कितना भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर सके, बल्कि इसको रेगुलेट करने के लिए भी प्रोविजंस होने चाहिए। पांचवा, फैक्ट्रीज कोल की बजाय ऑयल और गैसेस का यूज़ कर सकती है, क्योंकि ऑयल और गैसेस कोल के कंपैरिजन में कम स्मोक जनरेट करती है। सिक्स्थ, हम स्मोक के हार्मफुल पार्टिकल्स को रोक सकते हैं फिल्टर्स, स्क्रबर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इनर्शियल सेपरेटर्स की मदद से, ताकि जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं स्मोक के वो अंदर ही रह जाएं और बस धुआं धुआं निकल जाए। तो इससे एनवायरनमेंट को थोड़ा कम नुकसान होगा। लास्ट, हम नॉइस पॉल्यूशन से बचने के लिए इंडस्ट्रियल और जनरेटर्स, साइलेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कम नॉइस हो। और तो और वर्कर्स के लिए ईयर प्लग्स और हेडफोन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि नॉइस की वजह से उनकी हेल्थ पर बुरा असर ना पड़े। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।